तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। एक शॉट में इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे, डिटेल से आपको बताएंगे जो जो चीज़ें इंडिकेट के लिए ज़रूरी होती है आने वाले टेस्ट के लिए, उसमें हम अच्छी तरह आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अच्छी तरह, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, दिस बोथ आर द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है। ये एक यूनिट भी है, ये यूनिट क्वांटिटी है, यानी फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हो कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। तो चाहे स्केलर हो चाहे वेक्टर हो, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी अब होती क्या है इसको समझते हैं। तो इनका बंटवारा क्यों हुआ? दरअसल ऐसा हुआ कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि जिस चीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी लाजमी होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 किलोग्राम आलू, तो 10 किलोग्राम आलू के लिए कोई डायरेक्शन की रिक्वायर नहीं है, तो सिर्फ 10 किलोग्राम ये आपके पास मैग्नीट्यूड है एंड दिस 10 किलोग्राम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 किलोमीटर पर हावर टुवर्ड्स ईस्ट, तो यहाँ पर मैंने 10 किलोमीटर पर हावर आपको मैग्नीट्यूड बता दिया और साथ साथ में मैग्नीट्यूड के साथ मैंने डायरेक्शन बता दिया ईस्ट। दिस इज़ कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी ये हमेशा पॉजिटिव होगी। अब क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का डील किसके साथ है? मैग्नीट्यूड के साथ। तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव कभी भी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है बिकॉज मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि स्केलर क्या है? मैग्नीट्यूड ही तो है। ठीक है, इस तरह आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस तो डिस्टेंस होती है। कायनात में एक जगह से दूसरी जगह जाना वो आपका डिस्टेंस कहलाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप कार चला रहे हो और आपने रिवर्स करना हो अपनी गाड़ी को, तो आप स्पीडोमीटर को उस दौरान देखो, तो उस दौरान भी स्पीडोमीटर कोई नेगेटिव वैल्यू शो नहीं करता। वो यानी कि 7 वैल्यू शो करेगी, 7 किलोमीटर पर हावर, जो आप रिवर्स के हिसाब से इसको रिवर्स करते हो। तो ये डिस्टेंस भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड की तरह। ठीक है, उसके साथ वेक्टर क्वांटिटी ये हमेशा ये पॉजिटिव होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। ठीक है, उसके बाद है फॉर स्पेसिफिक डायरेक्शन स्पेसिफिक वेक्टर यूज्ड कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर इजाफी डाला हुआ है कि एक अगर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड शो नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्शन बताना है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बतानी है, तो वो आपकी कहलाएगी यूनिट वेक्टर। ठीक है, टू चेक द क्वांटिटी दे आर वेक्टर आर नॉट, देन चेक दैट व्हाट वेक्टर लॉस अप्लाई ऑन इट। अगर आपने ये देखना है कि ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है, तो आप इस पर वेक्टर लॉस अप्लाई करें। उस वेक्टर लॉस, अगर वेक्टर लॉस इस पर अप्लाई होते हैं तो वो वेक्टर है, अगर अप्लाई नहीं होते हैं तो वो स्केलर है। ठीक है, उसके बाद ये है कि वेक्टर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बट कैन नॉट डिवाइडेड। वेक्टर्स को आप एडिट भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपको इसको डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जांपल क्या क्या है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। और इसका स्केलर क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर इन्हिसार करती है, वो एनर्जी, यानी कि कितनी एनर्जी जूल खर्च हुई है, इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। हीट कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकल गई है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, वो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, इसके लिए आपको यानी कि डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हम अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा वेक्टर के साथ हमारा डील होगा। ठीक है, तो वेक्टर को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। तो वेक्टर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को आप किस तरह यानी कि उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है और उसके ऊपर एरो हेड लगाना है। जो एरो हेड होगा, ये आपके पास क्या है? एरो हेड है। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास
ये एरो हेड है जो आपको डायरेक्शन बताएगा, ठीक है, क्या बताएगा, जो आपको डायरेक्शन बताएगा। और ये जो है ये यहाँ से टेल से लेकर, ये क्या है, टेल, और यहाँ पर जो एरो का हेड है यहाँ तक, ये आपको मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है। तो ये एक वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, उसके बाद ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये टेल है, और जो एंड है वो क्या है, एरो हेड है। अनदर रिप्रेजेंटेशन, आप उसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो कि आपने एक बड़ा सा, जैसे कि कट मार्कर का क्या होता है, लिखाई होती है, उसको इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, और उसके ऊपर एरो भी लगा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। व्हाट इज़ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम? सिस्टम यूज्ड फॉर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ऐसा सिस्टम जिसमें हम वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपको पता है कि जो भी चीज़ें होती है उसका कोई ना कोई स्पेस तो होता है। आप जो लेक्चर देख रहे हो, मैं जो आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसकी मैं तो कोई ना कोई रेफरेंस में बैठा हुआ हूँ। तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब वेक्टर को तो आप हवा में ड्रा नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए, उस रीजन को हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये पोजीशन ऑफ वेक्टर की पोजीशन को बताता है, ये वेक्टर की पोजीशन को बताता है। रेफरेंस पॉइंट फॉर पोजीशन ऑफ वेक्टर, ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अब आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा, हम एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ये प्लेन भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, और ये स्पेस भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है। प्लेन टू परपेंडिकुलर लाइंस, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, ये आपके पास क्या है, प्लेन है। दो परपेंडिकुलर लाइन है जिसमें जो एंगल होगा वो 90 का होगा, और ये आपके पास ओरिजिन है। और इस सिस्टम को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। जब 2 डायमेंशन, ये MCQs आ सकता है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है स्पेस 3 डायमेंशन होता है, इसमें 3 परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 3 परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं, एक एक्स एक्सेस पर होता है, एक वाई एक्सेस पर होता है, और एक जी एक्सेस पर होता है, ठीक है। और यह इनके दरमियान ओरिजिन होता है, ठीक है, और इनके दरमियान ओरिजिन होता है। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास जो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, जी एक्सेस है, इसको यूनिट वेक्टर में हम आई जे, यानी कि एक्स एक्सेस को हम आई, वाई एक्सेस को हम जे, और जी एक्सेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एंगल बनता है। अब इनके दरमियान एंगल बनता है, इन दोनों के दरमियान 90 एंगल, इन दोनों के दरमियान 90 एंगल, और इन दोनों के दरमियान 90 एंगल को हम कहते हैं एल्फ़ा, यानी कि ABC। इसके जो एक्सेस होते हैं कोसाइन, उसमें एक्स एक्सेस पर अल्फा बनता है, वाई एक्सेस पर बीटा बनता है, जी एक्सेस पर गेमा बनता है। तो ये सारी की सारी डिटेल थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। अब आते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर के कुछ काइंड्स है, इक्वल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, नल वेक्टर, और एक यूनिट वेक्टर है जिसको हम अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। पहले ये छोटे छोटे हैं। इक्वल वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, साथ साथ में मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर ही कहते हैं। अच्छा, उसके बाद होता है आपके पास पैरेलल वेक्टर में डायरेक्शन सेम होना चाहिए लाइक इक्वल वेक्टर, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है, इट इज़ डज नॉट मैटर, ठीक है। तो इसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन आपकी थीटा जो है वो 0 एंगल पर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ना, ये एक वेक्टर है, इसके डायरेक्शन भी इधर है, इसकी डायरेक्शन भी इधर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, अब इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इतना, और इसका मैग्नीट्यूड इतना है, थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरा होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, मैग्नीट्यूड फिर वही बात है, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अगर एक वेक्टर इस तरह है तो दूसरा वेक्टर इस तरह होना चाहिए, ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। उसके बाद होता है नेगेटिव वेक्टर, इसमें डायरेक्शन अपोजिट होती है लाइक एंटी पैरेलल वेक्टर, लेकिन आप गौर फरमाइएगा, इसमें मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है, ये मस्ट है आपके लिए कि मैग्नीट्यूड सेम हो। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ आप देख सकते हो, ये एक वेक्टर है, इसकी वेक्टर यहाँ पर है, एक वेक्टर ए है, और ये क्या है, -a वेक्टर, इसकी डायरेक्शन इधर है। तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो ये a प्लस माइनस a वेक्टर, यानी कि a वेक्टर प्लस माइनस a वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट 0 निकलता है, ठीक है। और एक होता है नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं करते, और यहाँ पर क्या होता है, इसका डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम आते हैं व्हाट इज़ यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, कंसेप्ट के बाद बाकी चीज़ें फार्मूले हैं, आसान है, आपको समझ में आएगा। लेट सपोज मेरे पास ये एक घर है, ठीक है, ये एक क्या है, घर है,
बना लेते हैं इस तरह छोटा सा। यहाँ पर ये क्या है, इसको रास्ता जाता है, ठीक है, इस घर को रास्ता जाता है। अभी कोई खड़ा है यहाँ पर और वो मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा है घर की, तो मैं सिर्फ उसे कहूँगा कि वो घर वो वहाँ पर है, सिर्फ ये बताऊंगा कि घर की डायरेक्शन कहाँ पर है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, साउथ है, सिर्फ मैं बताऊंगा कि इस साइड पर है। लेकिन मैं यह नहीं बता रहा हूँ कि कितना दूर है, यहाँ से कितना दूर है, 2 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर है, मैं ये उससे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा हूँ। तो ये डायरेक्शन जो मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। बाकी तो आप आसान है, आपने खुद भी पढ़ा होगा कि ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, जो आपको सिर्फ क्या डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। अब देखो ना, इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, ठीक है। तो ये भी एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड का हम जिक्र नहीं करते, सिर्फ डायरेक्शन का जिक्र करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन, अब देखो ना, मैं एक यहाँ पर वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, ये वेक्टर, अब इसका मैं मैग्नीट्यूड मेंशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं कर रहा हूँ कि ये ईस्ट की तरफ है, मैंने मैग्नीट्यूड के बारे में कोई बात नहीं की। तो दिस इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। और यूनिट वेक्टर जो है आपके पास, इसमें आई जे के ये यूनिट वेक्टर आते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। और ये किसके बराबर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसके ऊपर एक केप ड्रा करते हैं, और ये बराबर होता है वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है, वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ये इसके बराबर है। और उसके बाद आपके पास, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और वो बराबर है, यानी कि वो बराबर होता है यूनिट वेक्टर आई ए प्लस बी प्लस बी जे प्लस सी के, यानी कि इस यूनिट वेक्टर के, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये एक फार्मूला है, इस पर मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया। तो आपके पास ये जो वेक्टर ए है ये बराबर होता है इन सब का। तो मैथमेटिक्स का रूल है कि ये जो ए है ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, तो मैं इसको अलग-अलग लिख सकता हूँ। तो ए अलग-अलग मैंने मैथमेटिकल फॉर्म किया। आप इसको पोज करके थोड़ा पोज करके आप खुद भी समझ सकते हो कि मैंने क्या किया है। तो इससे बनता है cos अल्फ़ा, cos बीटा, cos गैमा, ठीक है, ये तीनों चीज़ें इससे डिराइव होती हैं। अच्छा, फिर अगर मैं आपको शॉर्टली बताऊं कि ये जो आई जे के है ये है क्या, असल में ये आई जे के, आई इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सेस पर। ये जो एक्स एक्सेस है यहाँ पर, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जी एक्सेस, ये जो एक्स एक्सेस है, इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो मैं आई इस्तेमाल करूँगा। अगर वाई एक्सेस की डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँगा तो मैं यहाँ पर जे की बात करूँगा, ठीक है, और जी एक्सेस पर मैं के की बात करूँगा, ठीक है। और एक आखिर है पोजीशन वेक्टर, जो सिर्फ स्पेसिफाई करता है वेक्टर डायरेक्शन को इन एनी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है। ये हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है, इस ओरिजिन से स्टार्ट होकर पी पर, यानी कि एक पी पॉइंट पर ख़त्म होता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। फिर है कि वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको स्केलर से किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। पॉजिटिव स्केलर, व्हाट इज़ पॉजिटिव स्केलर? अगर आपके पास मैग्नीट्यूड 0 से ज़्यादा हो तो वो पॉजिटिव स्केलर होगा और उसका डायरेक्शन सेम होगा और मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता है, ठीक है। अगर नेगेटिव स्केलर, अगर मैग्नीट्यूड 0 से कम हो मतलब नेगेटिव हो, तो इसका डायरेक्शन रिवर्स होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी एक हमने पहले पढ़ा था कि एक डायमेंशनल क्वांटिटी है, जैसे कि मास ज़रबी वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। तो ये एक न्यू क्वांटिटी देती है, तो ये हमें एक न्यू क्वांटिटी देती है, मास ज़रबी वेलोसिटी, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए, पी इज इक्वल टू एम वी, आई इज इक्वल टू एफ टी, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी, ये तो पहले सिर्फ क्या था, बैकग्राउंड था, इस पूरे चैप्टर का ये बैकग्राउंड था। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक पर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज़ एडिशन ऑफ वेक्टर? तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है? 2 or more वेक्टर्स कंबाइन obtain न्यू वेक्टर्स दैट इज रिजल्टेंट इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर। जब 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को हम कंबाइन करते हैं और इससे एक नया वेक्टर आता है और उस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, ठीक है।
एडिशन ऑफ वेक्टर को हम दो मेथड से करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से और एक होता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से। ग्राफिकल मेथड में हम हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ ए बी सी, यानी इन वेक्टर को ऐड करना और आपको रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद आपके पास हेड टू टेल रूल में क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे का टेल, उसको आप कंबाइन करो और आखिर में जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल होती है आखिरी वेक्टर की हेड से आप जब करोगे तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, और इस रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये आपके क्लोज करता है डायग्राम को, ये बंद कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो ए बी सी, यानी कि पहले का हेड दूसरे का टेल, पहले का हेड दूसरे का टेल, और आखिर में आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है कि इट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आंसर सेम इफ़ यू चेंज पोजीशन, अगर आप पोजीशन भी चेंज करो तब भी आपका जो आंसर है वो सेम आएगा। अगर मैं कहूँ कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो सेम बात है, वही बात है, सिर्फ इसको उल्टा किया है, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर है 30 सेंटीमीटर का और वो राइट की तरफ है, ओरिजिन से राइट की तरफ है, और दूसरा वेक्टर है बी, वो 50 सेंटीमीटर है, वो कितना है 50 सेंटीमीटर है और वो अपवर्ड है, ठीक है, अपवर्ड है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो आप एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करें, इसमें आप 30 सेंटीमीटर का ए ड्रा करें राइट की तरफ, और अपवर्ड की तरफ ये 50 सेंटीमीटर का बी ड्रा करें, बी वेक्टर। तो अगर आप इसको मिलाएंगे तो आप स्केल के ज़रिए आपके साथ रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो तकरीबन 60 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है कि r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा। उसके बाद है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, टू वेक्टर एडजेसेंट साइड पर, ये एक फार्मूला है कि अगर वेक्टर ए यहाँ है बी यहाँ है तो रिजल्टेंट ये होगा, और ये थीटा बराबर होगा एल्फ़ा बराबर होगा, यानी कि थीटा वो 10 इनवर्स बी साइन थीटा बी कास थीटा और इसके साथ प्लस ए, ठीक है। उसके बाद होता है फिर लग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि ये दोनों साइड बराबर होते हैं। ये तो आसान है, आप खुद भी कर सकते हो, या हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे।